लास्ट टाइम हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड का अग्र अभिनत की दशा में फॉरवर्ड बायसिंग वाली कंडीशन पे कैरेक्टरिस्टिक्स बना के देखे हुए थे। आज हम लोग रिवर्स बायसिंग जंक्शन डायोड, रिवर्स बायसिंग अगर पीएन जंक्शन डायोड है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि रिवर्स बायस होने पर या रिवर्स बायसिंग देने पर जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है। क्या वो भी करंट को अलाउ करेगा, नहीं अलाउ करेगा, कितनी करेगा, या जो भी उसका बिहेवियर होगा उसी के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, इसलिए आज का हमारा आर्टिकल है उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक। मतलब पीएन संधि डायोड को हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक आप सभी अब जानने लगे कि कैरेक्टरिस्टिक हम बोलते हैं वोल्टेज और करंट के बीच के ग्राफ को, जो हमें उस डिवाइस का कैरेक्टर दिखाता है, उस डिवाइस का कैरेक्टर शो करता है कि आखिरकार वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, किस हिसाब से बढ़ती है, ये हमको चेक करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड इन रिवर्स बायसिंग, आपको डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जिस तरीके का हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लास्ट क्लास में बनाया था, जब हम फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टर बना रहे थे, तो रिवर्स बायस का कैरेक्टर बनाने के लिए भी हमको एक सर्किट चाहिए और रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करेंगे। देखिए, ये हमने एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया, उसका सिंबल, इस सिंबल में ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये पी रीजन को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो बार शेप है, जो पट्टी बनी हुई है, ये एन रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि हमें इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है और रिवर्स बायसिंग का कनेक्शन अब आप जानते हैं, रिवर्स बायसिंग का कनेक्शन करते वक्त हम पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल, और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो आप देखें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया है पी रीजन से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया है पीएन जंक्शन डायोड के एन रीजन से। इस तरह से हमने पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस का वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक, अब क्योंकि हम इसके दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज पढ़ना चाहते हैं कि आखिरकार दोनों सिरों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, उसको पढ़ने के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल में, उसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो कनेक्शन लगभग जो लास्ट क्लास में की गई थी फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टर बनाने के लिए, सेम कनेक्शन आज भी आपको करनी है। बस एक चीज आपको थोड़ा सा याद करना है, या तो आप डायोड को उल्टा कर दो और या तो बैटरी की पोलरिटी उल्टा कर दो, क्योंकि पी रीजन एन नेगेटिव से जुड़ना चाहिए और एन रीजन डायोड का पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। वोल्टेज दोनों एंड के बीच का हम इस वोल्टमीटर से स्टडी करेंगे। जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा होगा वो यहां से हमको मिल जाएगा। सो दिस इज वोल्टमीटर। ओके, अब इसमें फ्लो होने वाली करंट को भी हमको देखना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड एंड करंट फ्लोइंग इनसाइड इट। तो उस करंट को स्टडी करने के लिए कहीं पर भी आप एक कट लगा दीजिए और यहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगा दो। यहाँ पर जो एम्पियर मीटर हम लगाते हैं वो माइक्रो एम्पियर मीटर लगाते हैं, माइक्रो एम्पियर। क्यों? क्योंकि इस वाले जो रिवर्स बायसिंग जंक्शन रहती है हमारी, उसमें फॉरवर्ड बायसिंग जंक्शन की अपेक्षा और भी कम करंट फ्लो होती है। तो उसमें हमने जो अमीटर लगाया था वो मिली एम्पियर मीटर लगाया था, क्योंकि करंट बहुत कम फ्लो होती है। लेकिन रिवर्स बायसिंग के कनेक्शन में हम माइक्रो एम्पियर मीटर लगाएंगे, जो कि करंट को माइक्रो एम्पियर में मेजर करा करेगा, माइक्रो एमीटर। ठीक है, इसका कैलिब्रेशन माइक्रोन में रहता है।
माइक्रो एम्पियर में ये करंट नापता है, 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर की करंट बहुत छोटी करंट होती है। मिली एम्पियर की तुलना में माइक्रो एम्पियर 1000 गुना छोटा होता है। मिली में 10⁻³ होते हैं, माइक्रो में 10⁻⁻6 होते हैं। तो जो माइक्रो एम्पियर की करंट होती है ये मिली एम्पियर वाली करंट से लगभग 1000 गुना छोटी होती है। ये हम इसमें माइक्रो अमीटर यहां पर यूज करेंगे। ओके, तो ये हमने बैटरी लगा दी, वोल्ट मीटर लगा दिया, माइक्रोमीटर लगा दिया। अब हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा था हमने वेरिएबल वोल्टेज का सोर्स लगाया था, क्योंकि हम इसके वोल्टेज को चेंज भी करना चाहते हैं कॉन्टिन्यूसली, और वोल्टेज चेंज करके लगातार हम वोल्टेज बदलेंगे और उससे जो करंट हमको मिलेगी उसको हम लेना चाहते हैं। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इस बैटरी के साथ एक रियोस्टेट को अलग से कनेक्ट करूं, या तो इसी में मैं वेरिएबल वोल्टेज का सिंबल बना दूं। उसके लिए लास्ट क्लास में भी आपको समझाया गया था कि अगर आप एक छोटा सा एरो इसमें ऐसा बना देते हैं, देन इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल वोल्टेज। वेरिएबल वोल्टेज मींस सेल विथ रियोस्टेट। सेल और रियोस्टेट दोनों एक साथ लगे हुए हैं, रियोस्टेट से हम इसकी वोल्टेज को चेंज करा करेंगे। ओके, सो दिस इज द सर्किट। अब सर्किट में हम रियोस्टेट को घुमाएंगे, उससे वोल्टेज को बदलते जाएंगे, और वोल्टेज को बदल बदल कर अलग अलग वोल्टेजेस पर करंट की रीडिंग हम पढ़ते जाएंगे, और उसको पढ़ करके टेबल में हम नोट कर लेंगे। बस इतना करना है, और जब टेबल बन जाएगी उसके बाद हम ग्राफ बनाने आ जाएंगे। तो हमने चेंज करना शुरू किया, हमने वोल्टेज को चेंज किया। इसमें हम छोटा छोटा वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे, इसमें वोल्टेज को हम ज्यादा रखते हैं। जैसे हमने फॉरवर्ड बायस में रखा था 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे वोल्टेज बढ़ाते थे, छोटे छोटे स्टेप में हम उसको इंक्रीज करते थे। यहां पर हम क्या करेंगे, वोल्टेज को छोटे छोटे स्टेप में इंक्रीज नहीं करेंगे। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। तो वोल्टेज भी यहां ज्यादा बड़ा इंक्रीज होगा, लेकिन करंट उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। ये हमने देखा, पहले हमें ये पता नहीं चला, जब हमने उसको करके देखा तो पता चला कि आप जब वोल्टेज भी ज्यादा इंक्रीज करते हो लेकिन करंट उस के हिसाब से इंक्रीज नहीं होती। फिलहाल क्या मिलता है वो हम टेबल बना के देख पाएंगे। तो हमने वोल्टेज पहले कितना रखेंगे, वोल्टेज 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, और ऐसा लगातार हम वोल्टेज को क्या करते चले जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। अब करना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो हमने वोल्टेज किया 1 वोल्ट। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक 0 का रीडिंग भी यहां पर ले सकते हो। सबसे पहले वोल्टेज हम करते हैं 0 वोल्ट। सबसे पहले हमने 0 वोल्ट किया, फिर 1 वोल्ट किया, ऐसा ले लेते हैं। तो जब आप 0 वोल्ट रखते हो वोल्टेज, इसको हमने कुछ नहीं किया या कुछ किया और 0 वोल्ट पे सेट कर दिया, तो माइक्रोमीटर में हमने क्या देखा कि करंट भी 0 माइक्रो एम्पियर हमको देखने को मिलती है। आप याद रखें, ये जो करंट यहां पर हमको मिलेगी दैट विल बी इन माइक्रो एम्पियर। ओके, तो 0 वोल्ट रखने पर 0 माइक्रो एम्पियर की करंट हमको मिलती है। जब हम इसको थोड़ा घुमाया और इसका जो इंडिकेटर था उसको हमने कहां पर ले आए, 1 वोल्ट पे ले आए। अब हमने क्या देखा, जैसे ही 1 वोल्ट पे लाए इसमें करंट आना स्टार्ट हो गई, करंट आना स्टार्ट हो गई। से दिस इज 1 माइक्रो एम्पियर करंट आ गई। इसको हमने और घुमाया, 2 वोल्ट कर दिया। अब हम यहां देखने गए तो इसकी भी करंट इंक्रीज हो गई 2 माइक्रो एम्पियर। और घुमाया, इसको 3 वोल्ट कर दिया, इसकी भी करंट इंक्रीज हो गई 3 माइक्रो एम्पियर। और घुमाया इसको, अब इसको हमने कर दिया 4 वोल्ट। पर इस वक्त हम चकित रह गए कि फिर हम इसको देखने गए, इसको तो 4 वोल्ट कर दिया। जब हम माइक्रो एम्पियर में देखने गए तो यहां पर करंट अभी भी 3 माइक्रो एम्पियर ही थी। हमने और घुमाया, 5 कर दिया, अभी भी करंट 3 माइक्रो एम्पियर। 6 कर दिया, अभी भी 3 माइक्रो एम्पियर।
अभी भी 3 माइक्रो एम्पियर, अभी भी 3 माइक्रो एम्पियर, और करंट उसके बाद बढ़ी नहीं रही थी। तो स्टार्टिंग में लगातार करंट बढ़ी थोड़ी सी, 1 0 पे 0 रही, 1 वोल्ट पे 1 माइक्रो एम्पियर, 2 वोल्ट पे 2 माइक्रो एम्पियर, 3 वोल्ट पे 3 माइक्रो एम्पियर, और इसके बाद हम वोल्टेज देखो बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट बढ़ी नहीं रही। करंट बस उतनी लगातार बनी हुई है, इंक्रीज ही नहीं हो रही है। और इसके बाद हम जब वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज आपको ऐसा मिलेगा, एक विशेष वोल्टेज आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे ही 8 के बाद हमने 9 वोल्ट किया, हमने देखा हमारे सर्किट में करंट इन्फिनिट हो गई, इन्फिनिट करंट हो गई, इन्फिनिटी करंट हो गई। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि सर्किट में जितनी ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो सकती थी, पूरी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। जितनी ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो सकती थी सर्किट में बैटरी के अकॉर्डिंग, 7 8 9 10 माइक्रो एम्पियर जितनी उसमें फ्लो हो सकती थी, जितनी बैटरी और सर्किट की पावर थी, जितनी बैटरी और सर्किट की कैपेसिटी थी, उसके मुताबिक सर्किट में पूरी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई अचानक से। इसके पहले करंट कैसी रही? बदलती नहीं रही थी। शुरुआत में करंट बढ़ी थोड़ी देर तक, इसके बाद करंट का बढ़ना बंद हो गया और अचानक बदली, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर बदली भी तो करंट एकदम से मैक्सिमम हो गई। और इन्फिनिटी करंट का मतलब अब आप समझते हैं। इन्फिनिटी करंट का ये मतलब है कि बैटरी की कैपेसिटी और इस सर्किट कैपेसिटी के मुताबिक जितनी ज्यादा से ज्यादा करंट बह सकती है उतनी बहने लगी। इन्फिनिटी करंट का मतलब ये नहीं कि 500 एम्पियर बहना शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। बैटरी और सर्किट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम करंट यहां पर मिली, वो भी अचानक से। ऐसा भी नहीं हुआ कि 3 से पहले 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, ये ऐसा नहीं हुआ। अचानक से करंट इंक्रीज हो गई। अब इसके बाद वोल्टेज का बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया जब मैक्सिमम करंट आपको मिल गई। तो ये हमने टेबल में देखा। अब हमने इनके कुछ नाम भी रखे फिर, जैसे शुरुआत में हमने देखा कि करंट इंक्रीज हो रही है, एक निश्चित करंट के बाद उसका बढ़ना देखिए बंद हो गया है, यहां तक करंट बढ़ी ही नहीं। तो इस करंट का हमने एक नाम रखा, दैट इज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, हिंदी में इसे कहा जाता है संतृप्त धारा। संतृप्त धारा यानी कि करंट सैचुरेट हो गई, उसके बाद वोल्टेज तो आप बढ़ा रहे होंगे पर करंट आपको बढ़ती नहीं दिखेगी, तो ये सैचुरेशन करंट। और 9 वोल्ट पर आकर करंट एकदम से क्या हो गई? मैक्सिमम। तो ये जो 9 वोल्ट है इसका भी हमने एक नाम रखा और इसका नाम रखा गया ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज इसका नाम रखा गया, हिंदी में इसको बोलते हैं भंजक वोल्टता। भंजक वोल्टता क्यों ये नाम रखे गए, अभी हम इस पर आते हैं। और शुरू में करंट क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। ठीक, तो टेबल मिल गई, इस करंट का हमने नाम रख दिया। जिस वोल्टेज पर करंट अचानक से सडनली मैक्सिमम हो जाएगी उस वोल्टेज का नाम रखेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, भंजक वोल्टता। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाने चलते हैं। ग्राफ में ये 4 एक्सिस शो करी है हमने। इसमें मैं आपको याद दिला दूं कि ये वाली एक्सिस जो है इसका और इसका लास्ट क्लास में हमने यूज किया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम फॉरवर्ड बायसिंग में हम ग्राफ बना रहे थे। तो ये वाली एक्सिस पे हमने क्या लिया था? वोल्टेज। ये वाली एक्सिस पे हमने क्या लिया था? करंट। लेकिन याद रहे ये वोल्टेज लिया था इस वाली एक्सिस पर। कौन सा वोल्टेज लिया था? यहां पर हमने लिया था फॉरवर्ड वोल्टेज। इस वाली अक्ष पर अग्र वोल्टेज लिया था जब हमने संधि को किसमें रखा था? अग्र अभिनत में रखा था। इसमें हमने क्या यूज किया था? फॉरवर्ड करंट का यूज किया था। इसमें फॉरवर्ड करंट का यूज किया था। ठीक है, लेकिन क्या आज जो वोल्टेज आप दे रहे हैं वो अग्र वोल्टेज है?
नहीं। ये कौन सा वोल्टेज है? उत्क्रम। जो आज करंट आपको मिल रही है, क्या ये अग्र करंट है, फॉरवर्ड करंट है? आंसर इज नो। ये उत्क्रम वोल्टेज की करंट है, तो इसका नाम भी उत्क्रम धारा रखेंगे हम। इसका नाम क्या रखेंगे? उत्क्रम नहीं, सॉरी, ये तो अग्र धारा है, आज वाली धारा उत्क्रम धारा है। इसका हिंदी नाम होगा अग्र धारा, और इसका हिंदी नाम क्या होगा? अग्र वोल्टेज। अग्र वोल्टेज इसका हिंदी नाम होगा। लेकिन आज ना तो हम फॉरवर्ड वोल्टेज दे रहे हैं और ना हम फॉरवर्ड करंट हमको मिल रही है। आज हम कौन सा वोल्टेज दे रहे हैं? उत्क्रम वोल्टेज दे रहे हैं। तो हमने अग्र वोल्टेज अगर इधर रखा तो उत्क्रम वोल्टेज की डायरेक्शन हमने थोड़ा सा बदल ली। हमने बोला इधर की तरफ अगर आप फॉरवर्ड वोल्टेज रखते हो तो इस अक्ष में आप क्या कर लो? उत्क्रम वोल्टेज कर लो। तो ये जो एक्सिस आपको शो करेगी, अक्ष की मैं बात कर रहा हूं, ये जो एक्सिस शो करेगी ये है रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज जिसे हम हिंदी में बोलेंगे उत्क्रम वोल्टेज कहा जाएगा। और इधर की तरफ फॉरवर्ड करंट थी, अग्रधारा थी, तो इधर की तरफ हम क्या ले लेते हैं? उत्क्रम धारा, रिवर्स करंट। इस साइड में हम रिवर्स करंट ले लेते हैं, इसे हम हिंदी में बोलेंगे उत्क्रम धारा। ओके, तो ये हमने कर लिया। ये बात समझ में आ गई? तो आगे से एक बात आप सभी बच्चों को याद रखना है कि अगर आप पीएन जंक्शन डायोड का अग्र अभिनत वाली दशा में कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो वो कहां पर बनेगा? अग्र, जब आप फॉरवर्ड बायसिंग में बनाएंगे तो अग्र वोल्टेज, अग्र धारा, ये यहां पर बनेगा, प्रथम चतुर्थांश के नाम से जिसे आप जानते हैं। ठीक। लेकिन अगर आप रिवर्स बायसिंग में ग्राफ बना रहे हैं तो रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट लेना है आपको। रिवर्स वोल्टेज इस तरफ, रिवर्स करंट इस तरफ, तो ये ग्राफ आपका कहां बनेगा? तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक, ओके। अब ग्राफ मिला तो कैसे मिला? इधर की तरफ चलने पर करंट बढ़ेगी, इधर की तरफ चलने पर वोल्टेज बढ़ेगा। शुरुआत में वोल्टेज कितना था? 0, तो करंट भी कितनी थी? 0। ग्राफ यहीं पर था। फिर जब 1 वोल्ट कर दिया तो करंट कितनी आ गई? 1 एम्पियर। वोल्टेज इधर चलने पर बढ़ेगा, हमने कितना कर दिया? 1 वोल्ट। करंट कितनी आ गई? 1 एम्पियर। मान लिया इतनी करंट को 1 एम्पियर करंट कहा जाता है। 1 2 3, ये समझ आया? इधर की तरफ क्या पढ़ेंगे? ये वोल्टेज जो लिया है वो काहे में लिया गया है? वोल्ट में। उत्क्रम धारा को हम काहे में मेजर कर रहे हैं? माइक्रो एम्पियर में। तो हमने ये क्या माना? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट। ओके। इधर की तरफ रिवर्स करंट है तो 1 माइक्रो एम्पियर, इसको हमने मान लिया। 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, ऐसे बढ़ते जाएगी। तो जब हमने 1 वोल्ट किया तो करंट कितनी मिली? 1 माइक्रो एम्पियर। ग्राफ इस जगह पर आ गया। जब हमने 2 वोल्ट कर दिया तो 2 माइक्रो एम्पियर, 2 वोल्ट पे 2 माइक्रो एम्पियर, इस जगह पर, इसके सामने और इसके सामने, यहां पर ग्राफ आपको मिल जाएगा। 3 वोल्ट पर 3 माइक्रो एम्पियर, 3 वोल्ट पर 3 माइक्रो एम्पियर, दोनों की सीध में आप लाएंगे, तो दोनों की सीध में आप लाएंगे तो यहां पर आ जाएगा। 4 वोल्ट पर 3 माइक्रो एम्पियर, 4 वोल्ट पर 3, 4 वोल्ट पर अगर 3 है तो इसके में तो 4 के सामने आएगा, लेकिन इसमें 3 के सामने ही रहेगा। 5 वोल्ट में 3 माइक्रो एम्पियर, तो 5 वोल्ट में 3, तो इसमें तो 5 के सामने हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 3 के ही सामने रहेंगे। 6 वोल्ट में 3 माइक्रो एम्पियर, 6 वोल्ट में 3 माइक्रो एम्पियर, इधर से तो बढ़ के 6 आ गए, लेकिन यहाँ 3 पर ही रहे। 7 पर 3, 7 पर भी 3, तो वोल्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, करंट की तरफ ग्राफ नहीं जा रहा। 7 पे भी 3, 7 पे हो गया, 8 पे भी 3 आ गए, तो 8 पे भी 3 आ गए, और 9 में जाके अचानक से ये करंट इन्फिनिट हो गई।
मैक्सिमम हो गई। तो अगर ये ग्राफ आप बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ आप देखोगे, इसको ऐसा मिलाना स्टार्ट करिए। शुरुआत में करंट बढ़ रही थी और इसके बाद करंट का बढ़ना क्या हो गया, देखिए बंद हो गया, करंट का बढ़ना बंद हो गया। और जैसे ही 9 वोल्ट पर हम पहुंचे, हमने देखा करंट अचानक से इन्फिनिट करंट यहां पर हमको मिली, अचानक से करंट अचानक से इंक्रीज हो गई। इस तरह का ये ग्राफ हमको मिला। ठीक है, इसको थोड़ा मैं और 9 के सामने ले आता हूं। ऐसे आपको करंट मिली, अचानक से करंट इतनी ज्यादा बढ़ गई, जितनी मर्जी आप ले सकते हो करंट उस समय। तो देखो ध्यान से, यहां तक करंट क्या हो रही है, इस जगह तक करंट बढ़ रही है, इसके बाद ये करंट का क्या हो गया, बढ़ना बंद हो गया। तो ये 3 माइक्रो एम्पियर का नाम हमने क्या रखा, इसीलिए ये वाली जो करंट जब आके ये बढ़ना बंद हो गया, तो इस वाली करंट का ही हमने नाम रखा है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट यानी कि संतृप्त धारा, हम यहां भी नोट कर चुके हैं। और ये करंट अचानक से इतनी बढ़ गई कि ग्राफ इसका सीधे नीचे ही आ गया, फिर इतनी ज्यादा करंट बढ़ गई। तो ये एक्शन हमको देखने को मिलता है। शुरुआत में क्या हुआ, इसमें करंट बढ़ना धीरे धीरे प्रारंभ हुई, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज आने पर करंट का बढ़ना बंद हो गया। अब देखो, अगर इस वाले पोर्शन की आप बात करेंगे ग्राफ में, इस वाले हिस्से की, तो इस वाले हिस्से की बात करेंगे तो इसमें ये इतना बढ़िया पोर्शन है। आप देखें कि वोल्टेज आपका 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो जाए, करंट नहीं बदलती। तो अगर एक ऐसा सर्किट आप बनाते हैं तो इसमें वोल्टेज बढ़ के कितना भी हो जाए, लेकिन करंट इसमें उतनी रहेगी, करंट नहीं बढ़ेगी, सेम करंट आपको मिलेगी। ये जो 9 वोल्ट वाला वोल्टेज आपने देखा, इस वोल्टेज का भी तो हमने एक नाम रखा हुआ है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये 9 वोल्ट जो आप देख रहे हैं, दैट इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भंजक वोल्टता। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा अगर आप सभी बच्चों को याद हो, फॉरवर्ड बायसिंग का जो ग्राफ हमने जो कैरेक्टरिस्टिक बनाया गया था, आप उसको थोड़ा याद करो और इसको देखो, दोनों की कंपेयर करिए जरा। फॉरवर्ड बायसिंग में शुरुआत में क्या हुआ था बताइए, शुरुआत में करंट नहीं आ रही थी, वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे थे, पर स्टार्टिंग में करंट 0 थी, और इसमें स्टार्टिंग से ही करंट आना शुरू हो गई। देखो इसमें, उसमें शुरुआत में करंट 0 थी, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुई प्रोपोर्शनल में। इसमें शुरुआत में करंट इंक्रीज हो रही है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने के बाद उसका बढ़ना बंद हो गया। तो उससे इसका एक्शन बिल्कुल अपोजिट है। फिर से मैं याद दिलाऊं, फॉरवर्ड बायस में स्टार्टिंग में करंट 0 0 0 0, फिर करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया, इंक्रीज होने लगी। तो शुरुआत में 0, बाद में इंक्रीज हुई। इसमें शुरुआत में इंक्रीज हुई, बाद में करंट नहीं बढ़ रही है। और इसमें एक चीज और देखने का मौका हमको मिला कि एक पार्टिकुलर वोल्टेज आने पर करंट अचानक से इतनी ज्यादा हो गई कि जितनी मर्जी आप करंट उसकी ले सकते हो। तो हम इन सब का यूज बहुत करने वाले हैं आगे, और खासकर इस पोर्शन का यूज तो हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि ये पोर्शन कैसा पोर्शन है, इस पोर्शन में वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ाएंगे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, लेकिन करंट नहीं बढ़ेगी सर्किट में। इस पोर्शन का यूज हम आगे बहुत करने वाले हैं, इसलिए ग्राफ का ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो इस तरीके का ग्राफ हमको मिला, जो कि कहा जाएगा उत्क्रम अभिन्नत पीएन संधि डायोड के विलक्षणिक। अब हमारे मन में फिर से एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार जब हमने रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट किया तो ऐसा एक्शन क्यों हुआ, आखिरकार डायोड के अंदर ऐसा कौन सा एक्शन हो गया जिसकी वजह से शुरुआत में तो करंट मिली, फिर करंट बढ़ी नहीं, और अचानक से मिली तो इतनी मिली कि मैक्सिमम हो गई करंट सर्किट में। तो अंदर उसके डायोड के भीतर रिवर्स बायस करने से ऐसा कौन सा एक्शन हुआ जिसकी वजह से ये ग्राफ हमको मिला। तो अब हम आगे चलते हैं देखने एक्शन इन रिवर्स बायसिंग, कि रिवर्स बायसिंग देने पर एक्शन क्या हुआ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इतनी चीज सभी बच्चों को समझ में आ गई।
अब इसमें आइए, एक्शन इन रिवर्स बायसिंग। सबसे पहले हमने एक ये पीएन जंक्शन डायोड बनाया है, जिसमें इसको आप पहचानते हैं ये क्या है, पी क्षेत्र है, और ये क्या है, एन क्षेत्र है। और इसको भी आप पहचानते हैं, ये क्या चीज है, ये है अवक्षय परत, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन लेयर में एन क्षेत्र का हिस्सा पॉजिटिव, पी क्षेत्र का हिस्सा कैसा होगा, नेगेटिव। और इधर की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम EI से प्रदर्शित करते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिलिकॉन के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.7 वोल्ट। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, डायरेक्शन ये इसकी रहती है। ये हमने इसके पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ बना दिया है, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव है, हाई पोटेंशियल। इधर की टी क्षेत्र का पोटेंशियल नेगेटिव है, लो पोटेंशियल। दोनों के बीच में एक पोटेंशियल बैरियर सेटअप हो चुका है। अब आपको अगर पिछली भी 2 बार हम बना चुके हैं इस फिगर को, तो क्या आप बता सकते हैं ये दोनों चीजें क्या रिप्रेजेंट करेंगी? ये ढाल क्या रिप्रेजेंट करेगा? विभव प्रवणता को रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको कहा जाता है विभव प्रवणता। पहले भी हम कई बार लिख चुके हैं, इसलिए हिंदी नाम नहीं लिख रहे हैं इनके। और ये हाइट क्या रिप्रेजेंट करेगी? विभव प्राचीर, जिसे आप पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर, यही वो बैरियर है जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, बहुसंख्यक वाहक हैं, वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते। तो ये उसमें हो चुका है। जब जंक्शन बनती है इतना काम तो तभी हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब हमने इसको क्या दिया, रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस देंगे तो ये जो हमारा पी रीजन है और ये जो हमारा एन रीजन है, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। पी रीजन को नेगेटिव वोल्टेज दी जाती है और एन रीजन को कैसी वोल्टेज दी जाती है, पॉजिटिव। रिवर्स बायस में देखो, पी रीजन को नेगेटिव वोल्टेज, एन रीजन को पॉजिटिव वोल्टेज। तो मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूं, मैंने पी रीजन को नेगेटिव वोल्टेज दिला दिया और एन रीजन को पॉजिटिव वोल्टेज दिला दिया। अब ऐसा देने से क्या होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये कैसा वोल्टेज यहां पर आया, प्लस। ये प्लस, जब प्लस यहां पर आएगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, प्लस, बताइए। इधर की तरफ प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा और सब इलेक्ट्रॉनों को ऐसा अपनी तरफ खींचेगा। सोचिए थोड़ा सा, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल। दिस पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चलेंगे, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, वो इधर की तरफ चलेंगे। और ये पॉजिटिव होल किधर की तरफ जाएंगे, बताइए। ये प्लस इनको और दूर करेगा, देखो, तो इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा और प्लस को ये और धक्का देगा, तो इलेक्ट्रॉन और इधर सिमट जाएंगे और प्लस और इधर खींचे जाएंगे। दूसरा, इधर की तरफ माइनस है तो ये माइनस इन सारे पॉजिटिव होल्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि दोनों तरफ से एक्शन एक जैसा हमको मिलता है। अब ये प्लस और माइनस पोटेंशियल मिलकर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सब इधर खींचे जाएंगे या धक्का दिए जाएंगे और क्वार्टर सब इधर धक्का दिए जाएंगे या खींचे जाएंगे। अब सोचिए, पहले जो डिप्लेशन लेयर इतनी चौड़ी थी, अब जब इधर के सारे इलेक्ट्रॉन इधर खींचे जाएंगे तो ये डिप्लेशन लेयर थोड़ा और इधर आ जाएगी और इधर की डिप्लेशन लेयर और इधर आ जाएगी। तो डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत की चौड़ाई पहले से कैसी हो गई, पहले से तो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब दूर दूर तक बहुसंख्यक आवेश वाहक आपको नहीं मिलेगा। वही हुआ कि डिप्लेशन लेयर जो कि पहले बस इतनी चौड़ी थी, अब ये इसकी चौड़ाई बढ़ के इतनी ज्यादा हो गई। सिरा अभी भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। इसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो
प्लस से माइनस इधर की तरफ था, जो कि इंटरनल में कितना था, EI 0.7 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अच्छा ये पहले से ही इतना है उसका, हमने लगा दिया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगाया बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है, तो हमारे द्वारा लगाया गया प्लस इधर है, माइनस इधर, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगाया है ये बताइए। इधर एरो लगाऊं कि इधर एरो लगाऊं, इस तरफ एरो लगा दें, इधर लगाया जाए, क्योंकि हमारा प्लस ये माइनस ये, और प्लस से माइनस की तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो ये हमने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध करेगा या उसका सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जिसे हम बोल सकते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आरोपित विद्युत क्षेत्र, आरोपित विद्युत क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र का सपोर्ट करेगा, उसकी मदद करेगा। चौड़ाई बढ़ गई डिप्लेशन लेयर की, अगर चौड़ाई बढ़ गई इसका मतलब क्या हुआ कि बहुसंख्यक वाहक पहले ही नहीं मिल पा रहे थे, अब तो चौड़ाई और बढ़ गई तो बहुसंख्यक वाहक अब तो और नहीं मिल पाएंगे। अगर और नहीं मिल पाएंगे तो करंट बहेगी ही नहीं। अगर करंट नहीं बहेगी इसका मतलब है कि उत्क्रम अभिन्नत संधि का धारा के प्रवाह के लिए प्रतिरोध बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। धारा नहीं बहेगी ना तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये सारे एक्शन हुए। अब विभव प्राचीर का क्या हुआ देखिए, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, जब हमने इधर प्लस और इधर माइनस लगाया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, पहले से इंक्रीज हो गया। बाई चांस हमने इधर से लगा दिया 1 वोल्ट पर मीटर, तो 0.7 इसका पहले से ही था और 1 वोल्ट पर मीटर हमने लगा दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 1.7 वोल्ट पर मीटर। पहले जो बैरियर केवल 0.7 वोल्ट का था, अब वो बैरियर कितना बड़ा हो गया, 1.7 वोल्ट का बैरियर हो गया। तो बैरियर की हाइट बढ़ गई या घट गई, बैरियर की हाइट तो और बढ़ गई। ये बात समझ में आई। अगर हमने इसको 2 वोल्ट कर दिया बढ़ा करके, तो अब नेट कितना वोल्टेज लग गया यहां 2.7। बैरियर की हाइट लगातार क्या होते जाएगी, बढ़ते ही चली जाएगी। तो इसको हम कैसे फिगर में दिखाएंगे, देखिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल। दूसरी चीज आपको इसको दिखाना कैसे है, बैरियर की हाइट आप देख रहे हैं बढ़ रही है ना लगातार, तो ये और ऊंचा हो गया, प्लस में प्लस जुड़ा, माइनस में माइनस लगा, इसलिए प्लस और ऊंचा हो गया और माइनस माइनस होके और नीचा आ गया, तो प्लस और हाई हो गया, माइनस नेगेटिव वोल्टेज और लो हो गई। तो पहले जो डिफरेंस केवल इतना सा था, अब यह डिफरेंस बढ़ के इतना हो गया देखिए। पर याद रहे पोटेंशियल ग्रेडियंट जो ढलान इसका है, आप ढलान नहीं बदलेंगे। जब फिगर आप बनाएंगे तो क्या नहीं बदलेगा और क्या बदलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बदलेगा या नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं बदलेगा। स्लोप इसका अगर इतना ऐसा है तो स्लोप इसका भी ऐसा ही रहना चाहिए। क्या बढ़ जाएगी, केवल हाइट बढ़ जाएगी। ये और दूर हो गया ना, तो ये और दूर नीचे आ गया। तो ये क्या चीज है, इसमें फिर से चेक करिए, ये क्या चीज मैंने बनाई, ये हमने यहां पर बनाया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होगा, इसमें चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और ये हमने यहां पर क्या बनाया है, अब आप सब पहचानने लगे, ये हमने बनाया है, हिंदी नाम बताइए इसका, विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर जिसको हम बोलते हैं। और विभव प्राचीर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होके घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो हम सीधे इसमें लिख देते हैं बढ़ेगा। ठीक, इसमें मैं लिख देता हूं सीधे इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब अगर बैरियर और ज्यादा ऊंचा हो गया, पहले अगर बैरियर आप रास्ते में जा रहे थे, पहले अगर बैरियर इतना ऊंचा था तो आपको निकलना मुश्किल था, तो अब तो इसका बैरियर और ज्यादा ऊंचा हो गया, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का निकलना और भी
मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाएगा, और इतना एनर्जी इसको मिले ये डिफिकल्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो बहुसंख्यक वाहक तो अब ये सपना भी छोड़ दे कि वो जाके इधर पहुंच पाएगा। इधर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल और इधर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन दोनों ही इस जंक्शन को पार कर पाएंगे, इसका वो लोग अब क्या सपना भी छोड़ दें, सपना देखना भी छोड़ दें कि हम पार कर पाएंगे जंक्शन को। पार तो नहीं कर पाएंगे, बैरियर बहुत ऊंचा है। अब तो आप 2 वोल्ट लगा दो 2.7 हो गया, 3 वोल्ट लगा देते हो 3.7 हो गया। इम्पॉसिबल हो गया ना उनका जाना आना। तो किसका आना जाना, बहुसंख्यक वाहकों का आवागमन इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो इसको देखिए। अब इसके बारे में हमने थोड़ी सी चीज लिखी हुई है यहां। संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत होने पर, ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने बताया वही हमने नोट कर दिया इस पे। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए संधि का प्रतिरोध बढ़ जाता है। विभव प्राचीर की ऊंचाई अब और अधिक हो जाती है, देखा आपने। परिणाम स्वरूप संधि के आर पार बहुसंख्यक वाहकों का प्रवाह नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा अब तो। जब इतने बैरियर में नहीं हो पा रहा था तो अब तो बैरियर और ऊंचा हो गया, नहीं हो सकता। अर्थात संधि के आर पार बहुसंख्यक वाहकों के कारण जो वैद्युत धारा का प्रवाह होना था अब वो नहीं हो सकता, और डायोड एक कुचालक अर्थात इंसुलेटर की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो ये फीचर इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर उत्क्रम अभिनत में आपने जोड़ दिया है तो डायोड किसकी तरह काम करेगा, एक कुचालक की तरह, मतलब धारा को अपने अंदर से बहने नहीं देगा। ये वही वाली बात आ गई ना कि अगर सर्किट में ऐसा लगाओ करंट बहती है, ऐसा लगा दो करंट बहना बंद हुआ। अच्छा, लेकिन इसमें ये जो ग्राफ हुआ, ग्राफ का अभी कुछ समझ में नहीं आया हमको कि ग्राफ ऐसा क्यों मिला। इतना पोर्शन सभी बच्चों को आ गया। अब ग्राफ के आगे की बात करते हैं। ये जो बैरियर ऊंचा हो गया तो ये बैरियर किसके लिए बैरियर है, बहुसंख्यक वाहकों के लिए। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी रीजन में कुछ अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन रीजन में कुछ अल्पसंख्यक वाहक होल्स होते हैं। तो ये बैरियर किसके लिए बैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए। पर क्या ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए भी बैरियर है, उनके लिए नहीं है। उनको ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, उनको बहने देता है अपने अंदर से। कैसे, इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर जाएगा, -2 प्लस, और होल हमेशा किधर से किधर जाएगा, +2 माइनस। इधर के माइनॉरिटी कौन है बताइए, पी रीजन के माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और ये नेगेटिव माइनस से प्लस जा सकते हैं। एन रीजन के माइनॉरिटी कौन है, होल्स। होल्स पे कैसा चार्ज होता है, प्लस, और ये जो प्लस है यानी कि होल्स, ये प्लस से माइनस जा सकते हैं। तो संधि को कौन नहीं पार कर सकता, बहुसंख्यक वाहक पार नहीं कर सकते, लेकिन अल्पसंख्यक वाहकों को कोई रोक भी नहीं सकता, अल्पसंख्यक वाहक पार करेगा ही। तो अल्पसंख्यक वाहक यहाँ का जो होल है, ये होल ऐसा आता है जंक्शन को पार करके यहाँ आता है, पार करते करते यहाँ टर्मिनल में आके बैटरी में चला जाता है, यानी कि इसका प्रवाह क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ऐसे ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर का जो इलेक्ट्रॉन है ये जंक्शन को पार करके इधर जाता है, यहाँ टर्मिनल तक पहुंचता है, बैटरी में प्रवेश कर जाता है। इस तरह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये करंट आपको मिलती है। अब शुरुआत में करंट हमको थोड़ी बढ़ी, फिर बंद क्यों हो गई, इसके बारे में मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर 1 लाख, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर 100 है मान लिया, क्योंकि माइनॉरिटी का संख्या बहुत कम होगा, बहुत नंबर उनका कम रहेगा। तो मेजॉरिटी अगर 1 लाख है तो माइनॉरिटी हमने मान लिया कितने हैं, 100 केवल, बस। अब हमने वोल्टेज देना शुरू किया, तो वोल्टेज देना शुरू किया तो कौन रुक जाएगा, मेजॉरिटी। 1 लाख रुक गए, नहीं जाएंगे, लेकिन ये 100 नहीं रुकेंगे। ये 100 क्या करेंगे, आवागमन संधि को पार करना स्टार्ट कर देंगे। अब इन 100 में मान लिया हमने कि पहले जब हमने 0 वोल्ट रखा तो एक भी माइनॉरिटी ने संधि को पार नहीं किया। जब हमने बढ़ा के 1 वोल्ट किया
तो मान लिया कि 20 माइनॉरिटी, 100 है टोटल, 20 माइनॉरिटी क्या होने लगे, संधि को पार करने लगे, थोड़ी करंट आ गई, नंबर बढ़ रहा है ना। और जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है करंट बढ़ेगी, क्योंकि आपने करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, I = NEA/VD। 20 हुए अगर 0 से तो थोड़ी सी करंट क्या होगी, बढ़ेगी, वो थोड़ी सी करंट आपको यहां मिली। हमने बढ़ा के 2 वोल्ट कर दिया, हमने देखा 70 माइनॉरिटी जाना शुरू हो गए। पहले कितने माइनॉरिटी जा रहे थे, 0 वोल्ट पर कितने माइनॉरिटी थे, 0। 1 वोल्ट पर 20 माइनॉरिटी, इसके बाद थोड़ी सी करंट बनी, और इसके बाद 2 वोल्ट पर 70 माइनॉरिटी आ गए, नंबर और बढ़ गया। अगर नंबर और बढ़ गया तो करंट और बढ़ गई। इसके बाद हमने 3 वोल्ट कर दिया, 100 माइनॉरिटी जाना शुरू हो गए। 100 थे कितने टोटल, और जाने कितने लगे, 100 का फ्लो स्टार्ट हो गया, तो 100 के बराबर करंट आ गई, 3 माइक्रो एम्पियर, करंट और बढ़ गई थोड़ी सी। अब हमने वोल्टेज बढ़ा के 4 वोल्ट कर दिया। आप बताएं कितने माइनॉरिटी जाना शुरू कर देंगे, 100। क्यों, क्योंकि उसके भीतर 100 है ही, 100 से ज्यादा माइनॉरिटीज तो है ही नहीं ना उसमें, तो 100 है ही। 4 वोल्ट पर कितने जाएंगे, 100। 5 वोल्ट पर कितने जाएंगे, 100। 6 वोल्ट पर भी 100, 7 वोल्ट पर भी 100, 8 वोल्ट पर भी 100। क्यों, क्योंकि जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे सब के सब फ्लो में अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबके सबका फ्लो स्टार्ट हो गया एक साथ, और उससे ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास या इसके अंदर जंक्शन में है ही नहीं, इसलिए पूरे के पूरे 100 फ्लो हो रहे हैं। तो कहां से वो पोर्शन आ रहा है, ग्राफ में आप देखो, शुरुआत में 1 से 3 वोल्ट तक करंट क्या हुई थी, बढ़ी थी। ध्यान आ गया अब आपको, ये वो वाला हिस्सा है 1 से 3 वाला, जब पहले 0 से 20 हुए, 20 के 70 हुए, 70 के 100 हो गए, मैक्सिमम हो गए। अब हम वोल्टेज 4 करते हैं, अब भी 100 है, 5 में भी 100, 6 में भी 100, 7 में भी 100, 8 में भी 100, बढ़ नहीं रहे। लेकिन वोल्टेज लगातार क्या होते जा रहा है, वोल्टेज लगातार बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज लगातार बढ़ते जाएगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, dV/dr = E, याद आया। वोल्टेज के कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते चला जाएगा, बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगातार बढ़ते जाएगा तो आवेशों पर लगने वाला जो बल होगा दैट इज इक्वल टू Q × E, हर चार्ज पर लगने वाला बल भी कैसा होगा, बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आई। तो करंट सैचुरेट हो गई, लेकिन वोल्टेज तो लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा इसके क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से हर चार्ज पर लगने वाला फोर्स बढ़ते जाएगा। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए, वोल्टेज लगातार बढ़ रहा था, वोल्टेज बढ़ने से हर चार्ज पर फोर्स बढ़ रहा है। इसका मतलब संधि में जो एटम्स होंगे, देखिए ये होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये तो वो वाले हैं जो बाहर निकल के आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन वो वाले हैं जो अपने एटम से बाहर आ गए हैं, होल्स वो वाले हैं जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुके हैं। ये बात समझ में आई। लेकिन अभी भी इस पूरे मटेरियल में ऐसे असंख्य एटम अभी भी होंगे जिनसे एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला होगा। आप ये चीज दिमाग में आती है कि नहीं आती है आपको, कि सभी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, सबसे तो नहीं निकला। कुछ परमाणु अभी, बहुत सारे असंख्य परमाणु अभी भी ऐसे होंगे जिनसे अभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले हैं। और जब इतना हाई वोल्टेज हो गया, हाई वोल्टेज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से हर चार्ज पर फोर्स बढ़ा। तो जो एटम थे जिनसे अभी एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला था, मैं उनकी बात करता हूं, उनमें क्या हो रहा था, उनमें इलेक्ट्रॉन भी है नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज भी है, न्यूक्लियस जिसको आप बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों पर और न्यूक्लियस पर ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग फोर्स लगाएगा। आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड धन आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है और ऋण आवेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो संधि में जो परमाणु हैं, एटम हैं, उनके नेगेटिव को ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ खींचेगा और उनके धन आयन को, धनावेश को एक तरफ खींचेगा। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने पर इतना हाई वोल्टेज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा, फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नेगेटिव को एक तरफ पॉजिटिव को एक तरफ खींच रहा था, ये इतनी जोर से खींचेगा कि नेगेटिव्स को क्या कर देगा, तोड़ देगा। एटम को क्या कर देगा, तोड़ देगा, एटम का ब्रेक डाउन कर देगा, एटम का भंजन कर देगा। और जब एटम का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, एटम का ब्रेक डाउन होगा तो अचानक से एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। एक टूटा, दो टूटे, 1,00,000 टूटे, 1 करोड़ टूट गए। इतना वोल्टेज आने पर अगर 1 करोड़ एटम टूट गए तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, 1 करोड़। अभी जो कि हमको इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी थी, 100 ही केवल हमारे पास थे, अब ये कितने हो गए अचानक से, 1 करोड़। और अचानक से अगर नंबर बढ़ जाएगा तो अचानक से करंट भी बढ़ जाएगी, वो ये पोर्शन है देखो। इसलिए इस वोल्टेज पर आने पर क्या हुआ था, इस वोल्टेज पर आने पर संधि में जो एटम्स थे सही सलामत, वो भी क्या होने लगे, टूटने लगे, उनका ब्रेक डाउन होने लगा। इसीलिए इस वोल्टेज का नाम हमने रखा है ब्रेक डाउन वोल्टेज। और अभी तक जो इलेक्ट्रॉन्स के हमारे पास बहुत कमी थी, 100 ही हमको मिल रहे थे, अब वो अचानक से कितने बढ़ गए, 1 करोड़ हो गए, 1 अरब हो गए। जितने एटम्स टूट जाएंगे उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन अचानक बढ़ जाने से करंट की वैल्यू भी अचानक बढ़ती है, और वो ये पोर्शन दिखाया जा रहा है। अब बताइए ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में माइनॉरिटी की वजह से करंट बढ़ी, फिर वोल्टेज बढ़ाते रहे लेकिन माइनॉरिटी का नंबर ही क्योंकि उतना था तो करंट नहीं बढ़ी। अचानक से करंट क्यों बढ़ गई, क्योंकि एक हाई वोल्टेज आ गया जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ऊंचा हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा ऊंचा हो गया कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने परमाणुओं में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको तोड़ डाला, उनको तोड़ डाला, यानी कि उनका क्या कर दिया, परमाणुओं का भंजन कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। और उनके भंजन से अचानक से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रिलीज होना शुरू हो गए। और जब अचानक से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सडनली करंट भी तो बढ़ेगी, अचानक से करंट बढ़ के ये इतनी हाई हो गई। तो ये वाला पोर्शन ये दिखाता है हमको। अब इसको भी हमने लैंग्वेज में लिखा है, देखिए किस तरीके से लिखा गया। परंतु यह विभव प्राचीर, ये जो बैरियर है, यह विभव प्राचीर अल्पसंख्यक वाहकों को संधि के आर पार प्रवाहित होने देता है। यह विभव पोटेंशियल बैरियर किसके लिए था, मेजॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी को तो बहने देता है ना ये। इसलिए प्रारंभ में वोल्टेज के साथ संधि को पार करने वाले अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या बढ़ती है। शुरुआत में वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता है तो अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। 0 से 20, 20 के 70, 70 के 100 हुए थे, याद आ गया आपको। तो वोल्टेज के साथ संधि को पार करने वाले अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या बढ़ती है तथा एक निश्चित वोल्टेज आने पर अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या बढ़ना बंद हो जाती है। वो कौन सा वोल्ट है यहां पर बताइए, 3 वोल्ट। वेरी गुड, कि 3 वोल्ट आने पर अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या बढ़ना बंद हो गई। क्यों, क्योंकि सारे अल्पसंख्यक वाहक काम करना शुरू कर दिए, बढ़ना बंद हो जाती है। और अल्पसंख्यक वाहकों के कारण प्रवाहित धारा भी संतृप्त हो जाती है। अल्पसंख्यक वाहकों की जो धारा बनती है वो कैसी हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। संतृप्त यानी कि बढ़ना बंद हो जाता है। अब यदि उत्क्रम वोल्टेज का मान और बढ़ाया जाए, अभी भी अगर आप ना माने, करंट नहीं बढ़ रही है पर वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो अब यदि उत्क्रम वोल्टेज का मान और बढ़ाया जाता है तो धारा नहीं बढ़ती। देख रहे हैं, करंट सैचुरेट हो गई, करंट नहीं बढ़ती। परंतु एक निश्चित उच्च उत्क्रम वोल्टेज आने पर, एक पर्टिकुलर हाई रिवर्स वोल्टेज जब आता है, 9 वोल्ट वाला हाई वोल्टेज है ये, उच्च उत्क्रम वोल्टेज आने पर संधि डायोड के परमाणुओं का भंजन होने लगता है। संधि डायोड के क्या टूटने लगते हैं, एटम्स तक टूटने लगते हैं उनके। और परिपथ में अचानक उत्क्रम धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। वो ये हिस्सा शो किया जा रहा है, आपको समझ में आया। तो ये एक्शन होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये बनाया, सर्किट तैयार किया, टेबुलेट किया, ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया, तब ये इच्छा जागृत हुई कि आखिरकार ऐसा क्यों ग्राफ आया इसका, ऐसा ग्राफ फॉरवर्ड बायसिंग में तो नहीं आया था। तो हमने एक्शन देखा उसके भीतर कि उसके अंदर एक्शन क्या होता है, फिर ये सब स्टोरी बनाई गई कि उसके भीतर ऐसा होता है, इसलिए ये हो रहा है, इसलिए आपको ग्राफ भी ऐसा मिलता है। तो ये हमने क्या कर लिया,
रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड का हमने कैरेक्टरिस्टिक बनाया और उसके अंदर का हमने क्या देखा, एक्शन भी देखा। एंड आई होप कि अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ आया आपको? कोई डाउट तो नहीं है अभी आपको? तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक देखा, अभिलाक्षणिक उसका देखा। अभिलाक्षणिक से हमको क्या पता लगता है, तो अभिलाक्षणिक से हमको किसी भी डिवाइस का बिहेवियर पता लगता है कि वोल्टेज जब हम बढ़ाएंगे तो वो करंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, घटाएगा, नहीं बहने देगा, ये सारा कैरेक्टर हमको पता लगता है, इसीलिए इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक रखा गया। तो आपको दो बातें अभी याद रखनी है। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड किसकी भांति व्यवहार करता है? फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड सुचालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, और उसमें जो करंट थोड़ी बहुत मिलती भी है वो माइनॉरिटी की वजह से हमको मिलती है, मेजोरिटी की वजह से वो करंट नहीं मिलती, और इसीलिए वो करंट थोड़ी सी होती है, ज्यादा करंट नहीं होती, और वो करंट हमारे किसी काम भी नहीं आती इतनी करंट। लेकिन हाँ, इस पोर्शन का यूज हम अपनी डिवाइस बनाने में कर सकते हैं, आप देखेंगे जब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आज स्टडी किया, और आज अपनी फिजिक्स में हम इतना ही रखेंगे, आगे और भी स्टडी करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।